Alan Penn ये आज सीखी है 1970 से एक ऐसा नाम जो आधुनिक चिकित्सा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित है। पेनिसिलिन के खोजकर्ता के रूप में पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उनकी यह आकस्मिक खोज 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा सफलताओं में से एक साबित हुई, जिसने लाखों लोगों की जान बचाई। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जन्म 6 अगस्त 1800 पर स्कॉटलैंड के आयरशायर में स्थित एक खेत लिलोचफील्ड फार्म में हुआ था। उनका परिवार साधारण किसान था और उनका बचपन प्रकृति करीब करीब खेतों और यह प्राकृतिक परिवेश ही था जिसने उनमें अवलोकन और जिज्ञासा की गहरी भावना पैदा की। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक छोटे से ग्रामीण स्कूल में प्राप्त की। अब यहाँ अक्सर बहुत कम छात्र हुआ करते थे। से अपनी किशोरावस्था में वे अपने भाइयों के साथ लंदन चले गए, जहां उन्होंने रॉयल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन में अपनी पढ़ाई जारी रखी। चिकित्सा में उनकी यात्रा तब शुरू हुई जब उन्हें अपने एक चाचा से कुछ विरासत में मिला, जिससे वे मेडिकल स्कूल की फीस भर सके। उन्होंने सेंट मैरी हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल लंदन में प्रवेश लिया। और अन्यथा से अपनी डिग्री पूरी। फ्लेमिंग शुरू में एक सर्जन बनना चाहते थे, लेकिन भाग्य उन्हें जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी के क्षेत्र में ले आया। वे प्रसिद्ध जीवाणु विज्ञानी और इम्यूनोलॉजिस्ट सर अल्मोथ राइट की अनुसंधान टीम में शामिल हो गए। राइड के मार्गदर्शन में फ्लेमिंग ने मानव शरीर की संक्रमणों से लड़ने की प्राकृतिक क्षमताओं का अध्ययन करना शुरू किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्लेमिंग ने रॉयल आर्मी मेडिकल कोर में एक कप्तान के रूप में कार्य किया। उन्होंने पश्चिमी मोर्चे पर फील्ड अस्पतालों में सेवा दी, जहां उन्होंने अनगिनत सैनिकों को संक्रमण से मरते देखा। वही सही अपने समय गहरे घावों के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एंटीसेप्टिक्स अक्सर बैक्टीरिया से ज्यादा रोगी के शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते थे। फ्लेमिंग ने देखा कि ये रासायनिक पदार्थ शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को कमजोर कर देते। यह अनुभव उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें एक ऐसे पदार्थ की खोज के लिए प्रेरित किया जो बैक्टीरिया को मारे लेकिन मानव कोशिकाओं को नुकसान न पहुंचाए। वे सेंट मैरी अस्पताल लौट आए और अपनी खोज जारी रखी। पेनिसिलिन की खोज से 6 साल पहले उन्होंने लाइसोसोम नामक एक एंजाइम की खोज की। ये लार और बलगम में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक जीवाणु रोधी पदार्थ है। हालांकि लाइसोसोम सबसे खतरनाक रोगजनकों के खिलाफ प्रभावी नहीं था, लेकिन इस खोज ने फ्लेमिंग के विश्वास को मजबूत किया कि ऐसे प्राकृतिक जीवाणु रोधी एजेंट मौजूद है। और ये वह ऐतिहासिक क्षण आया जिसने चिकित्सा की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। फ्लेमिंग अपने परिवार के साथ 2 सप्ताह की छुट्टी से अपनी प्रयोगशाला में लौटे थे। उनकी प्रयोगशाला अक्सर अव्यवस्थित रहती थी और उन्होंने जाने से पहले स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया वाली कई पेट्री डिशों को एक बेंच पर छोड़ दिया था। उन्होंने उन डिशों को कीटाणु रहित करने के लिए छांटना शुरू किया। तभी उनकी नजर एक ऐसी डिश पर पड़ी जिसे उन्होंने कूड़ेदान में फेंकने के लिए अलग रखा था। हरे रंग की फौनाई छिल गई थी, जो शायद एक खुली खिड़की से आई थी। लेकिन जो बात अजीब थी वो यह थी कि फफूंद के चारों ओर एक स्पष्ट क्षेत्र था जहां स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया बिल्कुल भी नहीं उगे थे। डिश के बाकी हिस्सों में बैक्टीरिया की कॉलोनियां भरी हुई थी, लेकिन फफूंद के पास वे रहस्यमय तरीके से गायब थी।
एक कम चौकस वैज्ञानिक शायद इस विसंगति को नजरअंदाज कर देता और डिश को फेंक देता, लेकिन फ्लेमिंग की प्रशिक्षित आंखों और जिज्ञासु मन ने तुरंत इस घटना के महत्व को पहचान लिया। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा, यह मजेदार है तात्सफोनी। उन्होंने महसूस किया कि यह फफूंद एक ऐसा पदार्थ बना रही है जो बैक्टीरिया को मार रहा है या उनके विकास को रोक रहा है। उन्होंने उस फफूंद को अलग किया और उसे शुद्ध कल्चर में उगाना शुरू किया। उन्होंने पाया कि यह पेनिसिलियम जीनस की एक फफूंद थी, विशेष रूप से पेनिसिलियम नोटेटम। इसलिए उन्होंने इस जीवाणुरोधी पदार्थ को पेनिसिलिन नाम दिया। उन्होंने आगे के प्रयोग किए और पाया कि पेनिसिलिन कई प्रकार के ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी था। निमोनिया, मेनिंजाइटिस और डिप्थीरिया जैसी बीमारियों के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया शामिल थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब इसे जानवरों पर इंजेक्ट किया गया तो यह गैर विषैला पाया गया। यह वही जादुई गोली थी जिसकी वे तलाश कर रहे थे, जो रोगजनकों को मारती है लेकिन मेजबान को नहीं। फ्लेमिंग ने 1922 में ब्रिटिश जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी में अपने निष्कर्षों को प्रकाशित किया। हालांकि उनके इस अभूतपूर्व काम पर शुरुआत में वैज्ञानिक समुदाय ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कई कारण थे। पेनिसिलिन का उत्पादन करना बहुत मुश्किल था, अस्थिर यौगिक था और इसे शुद्ध रूप में अलग करना लगभग असंभव साबित हो रहा। फ्लेमिंग एक शानदार जीवाणु विज्ञानी थे, लेकिन वे एक रसायनज्ञ नहीं थे और इस समस्या को हल करने के लिए रासायनिक विशेषज्ञता की आवश्यकता थी। लगभग एक दशक तक पेनिसिलिन एक अस्पष्ट प्रयोगशाला जिज्ञासा बनी रही, जिसका चिकित्सीय उपयोग फ्लेमिंग ने कभी उम्मीद नहीं खोई और उन्होंने अपनी फफूंद के मूल नमूनों को जीवित रखा। कहानी का अगला अध्याय 1959 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शुरू हुआ। वहाँ हॉवर्ड फ्लोरे नामक एक ऑस्ट्रेलियाई रोग विज्ञानी और अर्नस्ट बोरिस चेन नामक एक जर्मन यहूदी शरणार्थी रसायनज्ञ ने एक टीम का नेतृत्व किया। वे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीवाणुरोधी पदार्थों पर शोध कर रहे थे और उन्हें फ्लेमिंग का अन्वेष ईसु का पेपर मिला। फ्लेमिंग के काम से प्रेरित होकर उन्होंने पेनिसिलिन को अलग करने और शुद्ध करने की चुनौती को स्वीकार करने का फैसला किया। उनके साथ नॉर्मन हिटली नामक एक प्रतिभाशाली बायोकेमिस्ट भी शामिल थे, जिन्होंने महत्वपूर्ण उपकरण विकसित किए। छिड़काव ठाम था, जिसमें अक्सर दूध की बोतलों और अस्पताल के बेड पैन जैसे तात्कालिक उपकरणों का उपयोग किया जाता था। वे अंततः थोड़ी मात्रा में भूरे रंग का पाउडर उन्होंने चूहों पर अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया। उन्होंने 8 चूहों को घातक स्ट्रेप्टोकोकी बैक्टीरिया का इंजेक्शन दिया। फिर उन्होंने उनमें से 4 को पेनिसिलिन दिया, जबकि अन्य 4 को इलाज के बिना छोड़ दिया गया। नहीं मिला था, और यह सभी मर चुके थे। वे सभी जीवित और स्वस्थ थे। यह एक शानदार सफलता थी, जिसने साबित कर दिया कि पेनिसिलिन एक शक्तिशाली जीवन रक्षक दवा हो सकती है। अब चुनौती मानव परीक्षणों के लिए पर्याप्त पेनिसिलिन का उत्पादन करने की थी। पहला मानव रोगी अल्बर्ट अलेक्जेंडर नामक एक सॉसिपीस कर्मी था। उसे एक बगीचे में अन्यारी सी हरी से खरोच लग गई और उसका संक्रमण पूरे चेहरे और शरीर में फैल गया था। ने अवार्ड ने ये छोड़ दी थी, लेकिन फिर उन्होंने उसे पेनिसिलिन देने का फैसला किया। कुछ ही दिनों में उसकी हालत में नाटकीय रूप से सुधार हुआ, लेकिन पेनिसिलिन की आपूर्ति समाप्त हो गई और वे और अधिक उत्पादन नहीं कर सके।
संक्रमण वापस आ गया और अल्बर्ट अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई। इस दुखद अनुभव ने बड़े पैमाने पर उत्पादन की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया। ब्रिटिश कंपनियां बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए संसाधन नहीं जुटा सकी, इसलिए 1911 में फ्लोरे और हिटली गुप्त रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका गए। उन्होंने अमेरिकी सरकार और दवा कंपनियों को पेनिसिलिन के उत्पादन के लिए मना लिया। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने उत्पादन बढ़ाने के लिए एक नई अधिक उत्पादक पेनिसिलियम स्ट्रेन की खोज की, जो एक सड़े हुए खरबूजे पर मिली थी। मित्र देशों की सेनाओं के लिए पर्याप्त पेनिसिलिन उपलब्ध था। इस चमत्कारी दवा ने युद्ध के दौरान अनगिनत सैनिकों की जान बचाई, जिन्हें अन्यथा संक्रमण से मरना पड़ता। पेनिसिलिन आम जनता के लिए उपलब्ध हो गया, जिससे चिकित्सा में एक क्रांति आ गई। नई सिफिलिस और गैंग्रीन जैसी बीमारियां नौत की सजा थी, अब इलाज योग्य हो गई। इसने सर्जरी को बहुत सुरक्षित बना दिया, क्योंकि ऑपरेशन के बाद के संक्रमणों को नियंत्रित किया जा सकता था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हॉवर्ड फ्लोरे और अर्नस्ट बोरिस चेन को संयुक्त रूप से फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्लेमिंग ने अपनी स्वीकृति भाषण में हमेशा भाग्य और सहयोग की भूमिका पर जोर दिया। वे अपनी प्रसिद्धि को लेकर हमेशा विनम्र बने रहे और अक्सर खुद को पेनिसिलिन का पिता कहने के बजाय इसके खोजकर्ता कहते थे। उन्होंने चेतावनी भी दी कि पेनिसिलिन का अत्यधिक या अनुचित उपयोग बैक्टीरिया में प्रतिरोध पैदा कर सकता है। यह एक ऐसी भविष्यवाणी थी जो आज एंटीबायोटिक प्रतिरोध के वैश्विक संकट के रूप में सच हो गई है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का 11 मार्च 1961 को लंदन में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्हें ब्रिटेन के एक राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया गया और उनकी राख को सेंट पॉल कैथेड्रल में दफनाया गया। उनकी विरासत केवल पेनिसिलिन की खोज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक जिज्ञासा और अवलोकन के महत्व में भी निहित है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे एक अव्यवस्थित प्रयोगशाला में एक आकस्मिक अवलोकन मानव जाति के लिए एक अनमोल उपहार बन सकता है। फ्लेमिंग ने प्रकृति के रहस्यों को उजागर करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भले ही उन्हें दशकों तक पहचान नहीं मिली, सभी वैज्ञानिकों के लिए एक प्रेरणा है। पेनिसिलिन ने एंटीबायोटिक युग की शुरुआत की से, जिसने अनगिनत अन्य जीवन रक्षक दवाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। आज जब भी कोई जीवाणु संक्रमण का इलाज एंटीबायोटिक से किया जाता है, तो यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की विरासत का एक हिस्सा है। उनकी खोज के बिना आधुनिक कीमोथेरेपी और प्रमुख सर्जरी शामिल है, संभव नहीं होती है से। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वास्तव में एक महान व्यक्ति थे, जिनकी एक मजेदार अवलोकन ने दुनिया को हमेशा के लिए बेहतर बना दिया। फ्लेमिंग की कहानी दिखाती है कि विज्ञान में धैर्य कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी खोज के व्यावसायिक लाभ से इनकार कर दिया, यह मानते हुए कि यह मानवता की संपत्ति होनी चाहिए। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि महान खोजें अक्सर तैयारी और अवसर के मिलन से होती है। फ्लेमिंग के काम ने न केवल एक दवा दी, बल्कि बीमारी के खिलाफ लड़ाई में एक नया हथियार प्रदान किया। उनकी विनम्रता और मानवता के प्रति सेवा की भावना आज भी प्रेरणा देती है। पेनिसिलिन की खोज ने औसत जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्लेमिंग की प्रयोगशाला मेरी अस्पताल में
अब एक संग्रहालय है जो उनकी ऐतिहासिक खोज को समर्पित है। दुनिया भर के लोग इस पवित्र स्थान पर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने आते हैं जिसने चिकित्सा का चेहरा बदल दिया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम हमेशा आशा, खोज और मानवता की अथक भावना के साथ जुड़ा रहेगा।